अच्छी अच्छी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे एक घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी हेमा थी। मैं मालिक के बेटी का ड्राइवर था। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। एक दिन अचानक मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए अरब चले गए। अब बस उनकी बेटी हेमा और मैं घर पर अकेले थे। लेकिन उस समय मेरा सर चकरा गया जब आधी रात को हेमा जी ने अपने कमरे में बुलाकर मेरे साथ, मेरा नाम मोहन है और मैं बिहार के एक गांव का रहने वाला हूं। नौकरी की वजह से मैं मुंबई आ गया और कोई काम ना मिलने की वजह से सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा था। फिर होटल में रहता था। वहां बहुत सारे लड़के थे। वहां पर एक लड़के से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया और उसी दोस्त की वजह से मुझे एक घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई थी। मैं जिस घर में नौकरी करता था उस घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी थी। जब दोस्त ने काम के लिए मुझे इस घर में भेजा तो मालिक ने मुझे अपनी बेटी का ड्राइवर रख लिया। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। रोज मैं उसे कॉलेज छोड़ता और कॉलेज से वापस घर लाता था। अक्सर शाम को हेमा जी अपने दोस्तों के यहाँ जाती थी तो उसे ले जाने और लाने का काम भी मेरा ही रहता था। एक गांव वाला होने की वजह से मैं सबकी बहुत इज्जत करता था। मैंने कभी हेमा जी की तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखा था। मालिक की बेटी हेमा जी एक हसीन और बेहद खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा ही नजरें झुकाकर उनसे बातें करता था। मेरे लिए तो मालिक भगवान के समान थे, जिन्होंने मुझे रहने के लिए घर दिया और नौकरी दी। मैं अपने मालिक का एहसानमंद था। उन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं मालिक और मालकिन को बहुत ज़्यादा इज्जत करता था क्योंकि वो दोनों भी बहुत अच्छे थे। हेमा जी रास्ते में मुझसे बातें करती और मुझे बहुत सारी बातें बताती, लेकिन मैं उनको सर हिलाने के अलावा कोई जवाब नहीं देता था। वो पढ़ाई में बहुत तेज थी और हर क्लास में फर्स्ट आती थी। हेमा जी मालिक की लाडली बेटी थी। मालिक फौरन ही उनकी हर बात मान लेते थे। हेमा जी ने एक दिन नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने तुरंत उसे नई गाड़ी खरीद कर दे दी। हेमा मुझसे कहने लगी कि देखो, तुम मुझे हेमा जी मत कहो, तुम सिर्फ मुझे हेमा कहो, और देखो मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ली है। इसकी बात सुनकर मैंने मुस्कुराया। वो बातों बातों में मुझे हमेशा छेड़ती रहती थी, हमेशा मेरे साथ बात करने की सोचती रहती थी। मैं हमेशा अपने हद में ही रहता था। हेमा जब भी मार्केट जाती तो मेरे लिए भी कुछ न कुछ जरूर लेकर आती थी। उसे मालूम था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। वह मेरी बहन के लिए भी कुछ न कुछ खरीद कर दिया करती थी कि यह उसकी शादी के लिए मेरी तरफ से ये सारे तोहफे हैं। मैं उनके व्यवहार से वाकिफ था। वह बहुत चंचल थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही हेमा एक दिन मेरे किरदार पर उंगली उठाएगी। एक लड़के से छोटी सी उम्र में ही हेमा की मंगनी हो गई थी। हेमा गाड़ी में अक्सर ही फोन पर अपने दोस्तों से बातें कर रही होती थी, जिसमें उनके पति का भी कहीं न कहीं नाम आता था, लेकिन मैं कभी भी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता था। अपना ध्यान इधर उधर लगाए रहता था। सर्दियों के दिन ये मालिक और मालकिन को अचानक ही विदेश जाना पड़ा, क्योंकि मालिक के बड़े भाई जो अरब में रहते थे उनकी हालत बहुत ही खराब थी और वह आखिरी वक्त में अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। हेमा की एग्जाम होने की वजह से मजबूरन ही मालिक ने अपनी इकलौती बेटी को घर पर छोड़ दिया। मालिक ने जाते जाते मुझे यह जिम्मेदारी दे दी कि मैं हेमा को कॉलेज ले जाने का काम पूरी ईमानदारी से के साथ करूं और उसका ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए 4 साल होने वाले थे। इसीलिए वह लोग मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को अच्छे से पता था कि मैंने कभी नजर उठाकर भी उनकी बेटी की तरफ नहीं देखा है। मालिक और मालकिन 3 महीने के लिए अरब चले गए और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ ही दिन बाद मेरी बड़ी बहन की शादी थी और इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। मैं हेमा को कॉलेज छोड़कर पास के एक इलेक्ट्रॉनिक्स
की दुकान पर चला जाता था। वहाँ बैठकर काम सीखता ताकि खाली वक्त में ये काम भी कर सके। मालिक के यहाँ से 7 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता था कि मैं दुकान पर बैठकर काम करूं ताकि जल्दी से जल्दी मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जमा करके गांव भिजवा सकूं। जितना दिन तक मालिक अरब में थे इतना दिन तक मुझे ज्यादा काम नहीं होता था। मुझे बहुत जल्दी फुर्सत मिल जाती थी क्योंकि हेमा ज्यादातर घर में ही रहती थी। देखते ही देखते 2 महीने गुजर गया और मालिक के बड़े भाई मर गए। उस रात मेरे पास हेमा का फोन आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उनके पास गया। वो कहने लगी शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात के इस वक्त में मेरा घर के अंदर जाना अच्छा नहीं था, लेकिन बीमारी की हालत में हेमा को अकेला नहीं छोड़ सकता था, जबकि वह अपने बड़े पापा की मौत के गम में थी। पूरी रात मैं उनके साथ ही रहा और उसका ख्याल रखता रहा। बुखार में तप रही थी और मैं रात भर उनके पास बैठा रहा। सुबह तक उनकी हालत कुछ बेहतर हुई थी। मैं वापस अपने क्वार्टर में चला आ गया। वक्त तेजी से गुजरता रहा। उस दिन के बाद हेमा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह बहुत ही ज्यादा खोई सी रहने लगी थी। मुझे लगा शायद वह अपने माँ बाप से दूर रहकर परेशान है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि हकीकत क्या है। मालिक ने 2 हफ्ता अपने भाई के बच्चों के पास गुजारा और पूरे 3 महीने के बाद दोनों घर वापस आए। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब मालिक ने पास पड़ा डंडा उठाकर मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मुझे गंदी गंदी गालियां देते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मालिक इतना गुस्सा है। वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। जब मुझे पूरी बात का पता चली, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली हो। हेमा ने मुझ पर ये इल्जाम लगाया था कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की है और वह अब प्रेग्नेंट है, और ये बात डर के मारे उन्होंने अपने माँ बाप को फोन पर नहीं बताई कि मैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। मैंने हैरानी से हेमा को देखा, वो जो झूठ पे झूठ बोली जा रही थी। मैं तो हेमा को बहुत ही सीधी साधी और मासूम समझता था, लेकिन उसने तो मेरे ही किरदार पर उंगली उठा दिया। मालिक मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं थे। हेमा अपनी झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि जिस रात बड़े पापा मरे थे उस रात उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया था। उन्हें लगा कि शायद उन्हें डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन वह अस्पताल ले जाने की बजाय मेरे साथ गलत काम कर बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल डलवाने का फैसला किया था, लेकिन हेमा ने उन्हें रोक दिया। हेमा ने अपने पापा से कहा कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर आ जाएगी। हेमा के पापा मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम भी नहीं था और इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जबकि मेरी बहन की शादी सर पर आ गई थी। मैं मालिक के दिए हुए क्वार्टर में रहता था और अब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। इसीलिए मैं मजबूर होकर दोबारा मालिक के घर पर आ गया और अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने लगा। लेकिन मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी, मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हें हेमा से कुछ महीने के लिए शादी करना होगा। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो फिर तुम इस घर को छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब डॉक्टरों ने यही कहा है, ऐसा करने से हेमा की मौत हो सकती है और मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। हेमा का मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया है और इससे पहले कि दुनिया में हमारी बदनामी हो, हम हेमा को तुम्हारे साथ विदा कर देंगे और तुम इसे अपने साथ अपने गांव ले जाना। जब बच्चा हो जाएगा तो हम हेमा को वापस ले आएंगे। मैं जानता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है और हेमा ने झूठ बोला है, लेकिन उसके बावजूद मैं राजी हो गया क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी और इतने पैसे मुझे सिर्फ मालिक ही दे सकते थे। इसीलिए मैंने हेमा से शादी करने के लिए हामी भर ली और उसे विदा करवाकर अपने गांव ले गया। हेमा बहुत खामोश थी। मैंने भी रास्ते भर उनसे कोई बातें नहीं की। गांव में मेरी माँ और घर वाले हेमा को देखकर हैरान रह गए। जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी माँ हैरान रह गई और कहने लगी कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझे
क्यों नहीं बताया? तेरी शादी को लेकर मेरे कितने सपने थे, लेकिन फिर हेमा को देखकर मेरी माँ खुश हो गई। हेमा बहुत खूबसूरत लड़की थी, इतनी प्यारी, और कम उम्र में उसे देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गई और वह हेमा को मेरे कमरे में ले गई और गांव की औरतों की तरह उसे सजाने लगी। मैं बहन की शादी के इंतजाम करने लगा और रात को जब कमरे में आया तो हेमा दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं उसे देखते ही रह गया। वह कोई परी की तरह लग रही थी। पहली नजर में ही मैं अपनी पत्नी पर दिल हार बैठा था, लेकिन मैं कैसे भूल सकता था कि मेरी इज्जत इसी ने तार तार कर दी है। मैं इसके पास बिस्तर पर आकर बैठा तो वह डर की वजह से कांपने लगी। वह मुझे अच्छे से जानती थी कि उसने मुझसे किस तरह शादी की है। मैं उसे कुछ कहता इससे पहले वह खुद ही रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे, क्योंकि मैंने उसे हमेशा ही खुश और चंचल पाया था। हेमा रोते हुए मुझसे कहने लगी कि उसने जो इल्जाम मुझ पर लगाया है उसके लिए शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती की पूरी तरह एहसास है, लेकिन यह सब कुछ उसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं किया है, बल्कि बहुत ही मजबूरी में किया है। मैंने गुस्से वाली निगाहों से हेमा को देखा और उसे साफ साफ कह दिया कि तुमने कितनी भी मजबूरी में यह सब क्यों ना किया हो, लेकिन तुम्हारी इस हरकत से मेरी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रह गई है। तुम अपने गुनाह को मेरे सर थोप कर आजाद हो गई हो और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नजरों में गिर गया हूँ। मैंने चाहकर भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि अपनी शादी में आए हुए औरत के साथ कोई जास्ती करूं। इसीलिए तुम इस घर में आसानी से रह सकती हो, किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, और जब तुम अपने पाप को इस दुनिया में ले आओ तो यहाँ से चली जाना। तुम पूरी तरह आजाद हो। मैं तुम्हारी औलाद के साथ तुम्हें घर छोड़ जाऊंगा। मैं हेमा को अपने कदमों से उठाकर बेड पर बैठाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी हेमा के शब्दों ने मेरे कदमों को रोक दिया। वो कहने लगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे यह इंतजार करना पड़े। ना ही मैंने आपको आपके मालिक की नज़रों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, इसीलिए आपके मालिक ने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ आपको दे दी है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं शादी के बाद आपको सारी सच्चाई बता दूं। हेमा की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं पलटकर हेमा का चेहरा देखने लगा। उसने मासूमियत छाई हुई थी। उस वक्त 19 साल की मासूम सी लड़की जो ना जाने किस हालत में हेमा ने कहने लगी कि वह पेट से नहीं है, बल्कि उसके पापा ने मुझसे झूठ कहा है। उसके पापा ने यह सब कुछ बहुत मजबूरी में किया है, क्योंकि वह अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। हेमा ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और मुझे अपने साथ लिए हुए बेंच में बैठ गई। हेमा धीरे आवाज में अपनी सच्चाई बता रही थी। मैं चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। हेमा कहने लगी कि पापा के पुराने दोस्त ने अपने बेटे का रिश्ता बचपन से ही उसके साथ मांगा था। उनके दोस्त की पत्नी बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए मेरे पापा ने मेरी मंगनी अपने दोस्त के बेटे के साथ करवा दी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि मेरे मंगेतर रोहन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास ना ही पैसे की कमी थी, ना ही कोई रुकावट करने वाला था। रोहन के माँ बाप कभी भी अपने बेटे को गलत बात पर भी नहीं रोकते टोकते थे। जैसे जैसे रोहन बड़ा होते जा रहा था, वो बिगड़ता जा रहा था। हेमा बताने लगी कि जब उसकी माँ बाप अरब में गए हुए थे तो रोहन ने कई बार उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और एक बार तो वह शराब के नशे में घर आया और हेमा के साथ जास्ती करने चाहा, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद करके खुद को बचा लिया। जिस रात उसके बड़े पापा मरे थे, उस दिन पहले ही रोहन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हेमा के साथ गलत करने की कोशिश की थी और उसी डर की वजह से उसे बुखार लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बचाव के लिए क्या करे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रोहन उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर दोबारा घर में न घुस सकता हो। इसीलिए उसने सारी रात मुझे अपने कमरे में बिठाए रखा था। हेमा रोहन से ज्यादा मेरे किरदार पर भरोसा करती थी। अपने मम्मी पापा के वापस आते ही उसने एक एक बात अपने बाप को बताई। मालिक ने रोहन के पापा से बात की
कि वह अपने बेटे को समझाए। जब हेमा से शादी करनी ही है तो इस तरह की हरकतें करने की क्या जरूरत है। लेकिन रोहन के पिता ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि रोहन नौजवान है और जज्बात में आकर ऐसा करता है। बच्चे हैं, थोड़ी बहुत मस्ती तो करते हैं। क्या हेमा अपने मंगेतर के साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजार सकती है? हेमा कहने लगी। तभी पापा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलत फैसला किया है, क्योंकि रोहन का इतना ज्यादा बिगड़ने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके पापा हैं। वह तो शादी के बाद भी ऐसी घटिया हरकतें कर सकता है। मेरे पापा ने जैसे ही रोहन के साथ मेरा रिश्ता खत्म करने की बात की तो रोहन धमकियों पे उतर आया और उसने साफ साफ कह दिया कि वह मुझे नहीं छोड़ेगा। पापा मुझे लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। तभी उन्हें बाहर तुम गाड़ी साफ करते हुए दिखाई दिए। मैंने पापा को यह भी बताया था कि जिस दिन बड़े पापा की मौत हुई थी तुमने सारी रात बैठकर मेरी हिफाजत की थी। पापा को पता चल गया था कि तुम एक अच्छे किरदार वाले इंसान हो, इसीलिए पापा ने यह फैसला किया कि वह तुमसे मेरी शादी करवा देंगे और रोहन से पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन रोहन मेरी शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था, इसीलिए पापा ने अपने दोस्त को यह बताई कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके दोस्त ने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वो इज्जतदार लोग थे। ऐसी लड़कियों को बहू नहीं बना सकते थे जो शादी से पहले ही पेट से हो चुकी थी। पापा तुम्हें पहले ही सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन पापा को डर था कि अगर तुमने शादी से इनकार कर दिया तो वह क्या करेंगे। इसीलिए पापा ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू कर दिया और तुम पर गलत इल्जाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वह जानते थे कि तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। पापा को यकीन था कि तुम खुद की ही पलट कर वापस आओगे तो शादी की शर्त रख देंगे। पापा की तरकीब कामयाब हो गई और जब तुम इस शहर में कोई ठिकाना नहीं मिला तो तुम खुद पापा के घर पर वापस चले आए और पापा ने शादी की बात रखकर अपनी तकलीफ दूर कर दी। पापा ने मुझे विदा करके हम लोगों को गांव भेज दिया ताकि उनका बेटा हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। पापा जानते थे कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। सारी सच्चाई जानने के बाद भी मुझे जरूर अपनाओगे। पापा पहले के ही दिन से तुम्हें कहने लगे थे कि तुम बिल्कुल ही लालची आदमी नहीं हो, एक अच्छे किरदार के नेक इंसान हो। तुम चाहो तो मैं यह बात साबित कर सकती हूँ कि मैं पेट से नहीं हूँ और ना ही किसी मर्द ने मुझे कभी हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में पापा ने मुझे तुम्हारे हवाले किया है और मैंने अपने पूरे दिल से तुमसे शादी की है, क्योंकि मैं खुद ही तुम्हारी अच्छाई की गवाही देती हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे पापा को बस एक झूठ के लिए माफ कर देना। हेमा की आंखों में आंसू टपक रहे थे और मुझे उन आंखों में एक बाप की बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। मैंने हेमा को अपने सीने से लगा लिया। वह बहुत ही प्यारी लड़की थी, जिसे शायद भगवान ने इस तरह मेरे नसीब में लिखा था। हमारी शादी की रस्में हो रही थी तो हेमा, मम्मी, पापा दोनों खामोशी से मेरे गांव चले आए और वह भी हमारी शादी में शामिल हो गए। मेरे मालिक ने आते ही हाथ जोड़कर मुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी, लेकिन मैं तो उन्हें पहले ही माफ़ कर चुका था। मैं खुद एक बहन का भाई था और मुझे अच्छी तरह पता था कि कोई भी बाप या भाई अपनी बेटी की शादी किसी भी ऐसे शख्स के साथ नहीं कर सकता जो नशेबाज और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो। यह बात जो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अपने बच्चों की किस्मत के फैसले उनके बचपन में ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े होकर वो ना जाने कौन सा रास्ता चुने या फिर उसके दिल में किसी और की मोहब्बत बस जाए। आप इस बात का पता नहीं लगा सकते। वो आपकी बहन या बेटी इतनी सस्ती नहीं है कि वह किसी भी बद किरदार शख्स के साथ उसकी शादी कर दें, या फिर क्या पता उसके दिल में किसी और की तस्वीर हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।